मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। प्रिय छात्रों, आज हम आधुनिक विश्व का इतिहास, ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, सेकंड पेपर है हिस्ट्री का, उसमें नेपोलियन और फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी यूरोप में, और उनका प्रभाव सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा था, उनका प्रभाव विश्व पर भी पड़ा था। लेकिन यूरोप उन घटनाओं से 1789 से लेकर 1815 तक लगभग ये जो 25-30 वर्ष का शासन काल था यूरोप का, वो यूरोप के लिए पूरा उथल पुथल का काल था। इस काल में हम देखते हैं कि सारा यूरोप अशांति से ग्रस्त रहता है, चाहे वो प्रसा हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, बेल्जियम हो, पोलैंड हो, चेकोस्लोवाकिया हो, ऑस्ट्रिया हो। और नेपोलियन तो स्वयं पूरे टाइम क्रांति का पुत्र कहलाता था, लेकिन पूरा टाइम उसका युद्ध में व्यतीत हुआ। उसकी जो साम्राज्यवादी लिप्सा थी, वो लिप्सा ज्यों ज्यों उसके साम्राज्य का विस्तार होता था, ज्यों ज्यों फ्रांस के प्रादेशिक क्षेत्रों का विस्तार होता था, त्यों तो वो लिप्सा और बढ़ती जाती थी। तो लगातार जो उथल पुथल रही फ्रांस की क्रांति से लेकर नेपोलियन के पतन तक, उसके पश्चात जो यूरोप का हर देश था वो युद्धों से थक चुका था। युद्धों से भयंकर हानि हुई थी, चारों तरफ बेकारी तथा भूखमरी थी, व्यापार और कृषि नष्ट हो गई थी। ऐसी स्थिति में या इन युद्धों के प्रभाव के संबंध में टॉमस पेन नामक एक इतिहासकार ने राइट्स ऑफ मैन नामक अपनी एक किताब में लिखा है कि प्रत्येक देश में वृद्ध लोग तो वर्क हाउस में जाते हैं तथा नवयुवक फांसी के तख्तों पर लटकाए जाते हैं। तो ये जो टिप्पणी थी यूरोप के विषय में, वो यूरोप की दशा को दर्शाने में पर्याप्त रूप से सफल होती है। 20 वर्षों के शासनकाल में नेपोलियन ने संपूर्ण यूरोप को भयंकर युद्धों में उलझाए रखा। सारा यूरोप रक्त रंजित हो उठा। अब नेपोलियन के पश्चात एक ऐसे सम्मेलन की आवश्यकता हुई जो यूरोप में शांति स्थापित कर सके, और वो सम्मेलन हुआ वियना में। इस सम्मेलन ने यूरोप में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था की, और उस व्यवस्था को सफल बनाने का उत्तरदायित्व संयुक्त रूप से अब
मित्र राष्ट्रों का था और इन राष्ट्रों ने दो प्रकार से, हालांकि उसे कहते तो हैं कंसर्ट ऑफ यूरोप, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, उसमें दो उपाय उन्होंने किए, दो प्रकार की व्यवस्थाएं की। एक तो पवित्र संघ का निर्माण, होली अलाइंसेस किए, और साथ ही साथ चतुर्मुख मित्र मंडल, क्वाड्रपल अलाइंस, ये दो तरीके से उन्होंने यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए उपाय किए। हम पहले बात करेंगे पवित्र संघ की, होली अलाइंसेस की। लंबे समय तक चलने वाले युद्धों के बाद यूरोप के सारे जो राष्ट्र थे वो इससे थक चुके थे। वो समझ गए थे कि युद्ध के पश्चात जन और धन की हानि के अलावा, और जो दोनों पक्षों को उठानी पड़ी है, विजेता को भी और पराजित को भी, अब वो ये चाहते थे कि इस प्रकार के युद्ध ना हो और जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं विचार विमर्श से सुलझाई जाएं। दूसरे क्या है, यूरोप के जो राष्ट्र थे वे धार्मिक और नैतिक उत्थान भी अपना चाहते थे। 1690 से लेकर 1790 तक का जो युग था वो फ्रांस तथा यूरोप के इतिहास में बौद्धिक क्रांति का युग कहलाता था। उसने तर्कवाद, रैशनलिज्म तथा संदेहवाद, स्केप्टिसिज्म को जन्म दिया था। बौद्धिक क्रांति ने अंधविश्वास को समाप्त करके तर्क की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। धर्म के विरुद्ध अनेक बातें कही जाने लगी थी। प्रसिद्ध दार्शनिक वोल्टेयर ने चर्च की कुविख्यात वस्तु बताया था और उस काल में चर्च पर ऐसा आघात करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उसी तरीके से रूसो ने कहा था कि पुरातन संस्थाओं को नष्ट कर दिया जाए। जो हॉलबेस था उसने कहा था विश्व की प्रत्येक बुराई राजनीतिक एवं धार्मिक गलतियों के कारण है, इसीलिए सुंदर जो संसार है आज आंसुओं की घाटी बन गया है। तो हम ये देखते हैं कि इन युद्धों के पश्चात यूरोप वास्तव में अब इनसे बचना चाहता था। युद्धों को समाप्त करके जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को विचार विमर्श के द्वारा सुलझाना चाहता था। इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर जो जार अलेक्जेंडर था उसने घोषित किया 1815 में, 26 सितंबर 1815 में, कि भविष्य में सब राजा अब अपने को एक दूसरे का भाई समझें, वो सत्य एवं भ्रातृत्व के बंधन में बंध जाएं, प्रजा को अपना बच्चा समझें तथा उन पर वे ऐसे ही शासन करें जैसे एक पिता अपने कुटुंब पर करता है, एक पिता अपने परिवार पर करता है। इसका सीधा सीधा मतलब था कि राजाओं को अपना शासन पवित्र धर्म, न्याय, उदारता एवं शांति के सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिए। ये जो घोषणा थी
इस घोषणा ने प्रत्येक राजा को लक्ष्य करके की गई थी। इस घोषणा का सीधा सीधा सा ये मतलब था कि हम जितने भी यूरोप के राजा हैं सब एक दूसरे के भाई हैं तथा परमात्मा के परिवार हैं, और जनता को चाहिए कि ईश्वर ने हमें जो कर्तव्य सिखाए हैं हम उनका सही सही रूप से पालन करें। अब ये जो पवित्र संघ है ये कोई संधि नहीं थी, परंतु हेजन ने इसको जो पवित्र संघ है, होली अलायंसेस है, इसको एक कन्फेशन ऑफ फेथ एंड पर्पस कहा है। हालांकि इंग्लैंड का जो प्रतिनिधि था कैसलरे, प्रधानमंत्री इंग्लैंड का, उसने होली अलायंसेस का विरोध भी किया, क्योंकि इंग्लैंड सदैव से ये मानता रहा था कि जो भी समस्याएं हैं वो जो अतीत में की गई संधियां हैं उन संधियों के माध्यम से ही सुलझाई जानी चाहिए। परंतु रूस का जार वो ये देखता था कि इस योजना को स्वीकार कर लेने से जो पुरानी संधियां हैं उन्हें चोट लगेगी। तो इन संधियों का या इस घोषणा का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें यूरोप पर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा था। पोप ने भी इन पवित्र जो अलायंसेस थे उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसके नियम एक सम्राट ने बनाए थे, जो रूस का जार है उसने बनाए थे। पोप का विचार था कि धार्मिक मामलों में कानून बनाने का जो एकमात्र अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ पोप को है, और पोप का जो कार्य है वो कोई राजा नहीं कर सकता, कोई सम्राट नहीं कर सकता, चाहे वो रूस का हो चाहे इंग्लैंड का हो। इसी तरीके से टर्की तो क्योंकि क्रिश्चियन कंट्री था नहीं, वो तो मुस्लिम कंट्री था, तो इसे विधर्मी माना जाता था और इसी के चलते उसे बुलाया भी नहीं गया था। फिर ऑस्ट्रिया ने इसको सिर्फ और सिर्फ जार को प्रसन्न करने के लिए ही एक्सेप्ट किया था। तो कुल मिला के अगर हम होली अलायंसेस की बात करें जो पूरी तरह आदर्शवादी व्यवस्थाओं पर टिका था, जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से काफ़ी दूर था, तो उसमें समस्त यूरोप के जो राजा हैं वो उसे भले ही ऊपर के मन से स्वीकार कर लें, लेकिन अंदर ही अंदर वो जार के द्वारा दिए गए इन सिद्धांतों पर भरोसा करने वाले नहीं थे। तो ये पवित्र संघ था। अब बात है इसके महत्व की। तो ये एक तो क्या है कि ये कोई संधि नहीं थी, ये सिर्फ जार द्वारा की गई एक घोषणा थी कि भाई उस घोषणा के अनुरूप हम आचरण करें। जो सारा शासक वर्ग है पूरे यूरोप का, वो यूरोप इन पवित्र घोषणाओं के आधार पर यूरोप का शासन करे। इंग्लैंड का जो सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कैसलरे था वो इसे बेकार की बकवास और रहस्यवाद समझता था। मैटरनिक इसे ढोल की पोल कहता था। एक स्थान पर तो मैटरनिक ने इसको आध्यात्मिक प्रदर्शन भी कह दिया था।
तालीरा इस घोषणा को मजाक की वस्तु मानता था। गेज नामक इतिहासकार ने इसे एक सजे हुए स्टेज की संज्ञा से संज्ञा कहा है। इसी तरीके से यह केवल परोपकार की आकांक्षा को ध्यान में रखकर इसे एक धार्मिक पोशाक पहना दी गई थी पवित्र संघ को। यह कोई संस्था नहीं है जो लोगों के अधिकारों का दमन करे अथवा निरंकुशता तथा अन्य किसी प्रकार के अत्याचार को प्रोत्साहन दे। ये जार अलेक्जेंडर की दयालुता और धार्मिकता का प्रवाह मात्र था। हालांकि गेटे जैसे जो दार्शनिक हैं उन्होंने इन पवित्र संघों की बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि इससे अच्छी एवं उपयोगी कोई योजना मनुष्य मात्र के लिए नहीं बन सकती। तो इस तरीके हम ये देखते हैं कि जो पवित्र संघ है वो यूरोप में शांति लाने में एक हद तक सफल रहता है। जहाँ तक संयुक्त व्यवस्था की बात है, उसके दूसरे हिस्से पर जो चतुर्मुख संघ बनता है, चतुर्मुख मित्र मंडल बनता है, उसके विषय में हम नेक्स्ट व्याख्यान में वार्ता करेंगे। धन्यवाद।